एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस 56 माइल्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट के बारे में। अगर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हो या फिर अपने पासपोर्ट को रीइशू करवाना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो कंपलसरी है, मैंडेटरी कि आपको वो चीज़ें होना ज़रूरी है। बिकॉज मैं वापस इंडिया आया था अपने पासपोर्ट को रीइशू करवाने के लिए, जो कि मैंने तत्काल कैटेगरी में करवाया था। और तत्काल का मतलब ये होता है विद इन अ वीक और 7 डेज आपको आपका पासपोर्ट वेरीफाई होकर आपके पास आ जाता है और आप ट्रैवल करने के लिए रेडी होते हो। लेकिन मेरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मिस हो गए थे या कुछ ऐसे रूल्स जो मुझे नहीं जानकारी थे, और उस 7 डेज़ को लगभग 1.5 महीने को होने आए, तब जाके मुझे मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आया और अब मैं रेडी हूँ ट्रैवल करने के लिए। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप पासपोर्ट अपना नया अप्लाई कर रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं, किस तरीके का प्रोसेस है और कितने टाइम पीरियड इसमें लग जाते हैं और क्या कॉस्टिंग आता है अगर आप नया पासपोर्ट बनवाते हो या फिर रीइशू करवाते हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। पहले तो बात करते हैं, ये मेरा पुराना पासपोर्ट रहा और ये रहा मेरा नया पासपोर्ट। पुराना पासपोर्ट मेरा 30 पेज का था जब मैंने फर्स्ट टाइम बनवाया था। अभी 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और न्यू पासपोर्ट मैंने 60 पेज का बनवाया, बिकॉज स्टैंपिंग की वजह से मेरा पासपोर्ट पहले ही फिलअप हो गया था। तो ये रहे मेरे सारे स्टैम्प्स, वीज़ाज़ जो कि मैंने ट्रैवल किए इन 10 साल के अंदर। तो अगर सच बताऊं तो ये ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया था। लगभग मैंने साउथ एशियन कंट्री सारे कवर अप कर लिए हैं। कुछ टूरिस्ट लाइक एज अ टूरिस्ट भी, और कहीं कहीं मैंने वर्क भी किया, जॉब भी किया। तो बहुत सारे ऐसी स्टोरीज़ है, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये रहा मेरा नया पासपोर्ट। इसमें भी एक ट्रिक था, जब मेरा पासपोर्ट तो मुझे टाइमली मिल गया था, बट बहुत ऐसी डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से मुझे वो 7 दिन 1.5 महीने में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स लाइक मेरे पासपोर्ट आ गया था, बट मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था लीगली। अगर मैं ट्रैवल करता तो मेरे पासपोर्ट को सीज कर लिया जाता और फिर 2-3 महीने लग जाते मुझे मेरा पासपोर्ट वापस लेने में, और मैं दूसरा पासपोर्ट फिर बनवा नहीं सकता था। तो अब पहले बात करते हैं नया पासपोर्ट के बारे में। नए पासपोर्ट में होता क्या है कि आपको नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th या 12th की आप मार्कशीट आप लगाना। बिकॉज ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरीज होते हैं। अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हो, पढ़े लिखे हो, तो आप 10th या 12th का मार्कशीट उसमें लगाना। इससे आपको बहुत हेल्प होता है। बिकॉज अगर आप ईसीआर पासपोर्ट लेते हो या अप्लाई करते हो तो इसमें क्या होता है कि इमिग्रेशन ऑफिस पे जब आप जाते हो या फिर इमिग्रेशन क्रॉस करते हो, उस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। बिकॉज सामने वाले को पता है कि आप ईसीआर कैटेगरी में, इट मीन्स आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो। तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनिंग्स होते हैं जिसके लाइक उसमें टाइम वेस्टिंग है। इट मीन्स आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में अपने पासपोर्ट को अप्लाई करो, ये बेटर रहता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, फोटोग्राफ और एक और डॉक्यूमेंटेशन जो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट। सम टाइम जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो आप जब पासपोर्ट ऑफिस लाइक अपने नियर बाई जो भी पीएसके लाइक पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए वापस रिटर्न कर दिया जाता है और फिर उसके बाद नया अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको आना होता है। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंटेशंस का बात, कि इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th-12th की मार्कशीट हो गई। राशन कार्ड भी आप लगा सकते हो। बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है, जो भी अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है इसमें। तो ये ऐसे 5 डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो लाइक नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हो। तो तत्काल का बात करते हैं तो इसमें एक और डॉक्यूमेंटेशन ऐड हो जाता है। कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी लाइक गवर्नमेंट आइडेंटिटी हो, तो उसमें आपका लाइक तत्काल आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस समय क्या है, 2025 में इस लाइक फेब के दौरान मैंने जब अप्लाई किया था, सॉरी मार्च के दौरान, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मेरे फादर नेम के मिडिल नेम में, मेरे पासपोर्ट में मिडिल नेम मैंने मेंशन नहीं किया फादर का। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में जैसे मार्कशीट में और आधार कार्ड में फादर के नेम में मिडिल नेम मैंने मेंशन किया है। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया था। तो तत्काल मेरा फेल कर गया था। फिर मतलब मैं जब तत्काल अप्लाई करके मैं जैसे विज़िट किया पीएसके ऑफिस में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे लाइक रिटर्न कर दिया, गेट से रिटर्न कर दिया, ये कह के कि पहले आप डॉक्यूमेंटेशन अपने परफेक्टली सही करो, अदरवाइज आप नॉर्मल कैटेगरी में इसको अप्लाई करो वापस से और फिर उसके बाद आप विज़िट करो। प्रॉब्लम मेरे साथ ये था कि मैं 7 दिन के लिए बस वापस इंडिया आया था, और मुझे जब मैंने अपॉइंटमेंट चेक किया तो मुझे 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला था नॉर्मल कैटेगरी में। तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैंने कुछ एजेंट्स के भी हेल्प लिए, जो नियर बाई लाइक पासपोर्ट ऑफिस के अगल बगल बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कुछ पैसे लेके आपका काम स्मूथली करवा देते हैं। तो मैंने एजेंट्स का हेल्प लिया। उन्होंने मेरा सेम फाइल नंबर पे मुझे उन्होंने 3 दिन 4 दिन बाद, लाइक 4 दिन बाद का मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट दिला दिया। और इसमें भी एक और ट्रिक था, जो ऐसे रूल्स चेंज हुए थे 2025 में, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था। अभी क्या होता है ना, पीवीसी आधार कार्ड
मैंडेटरी होगा। अगर आप पासपोर्ट अपना जाते हो अपॉइंटमेंट में तो पीवीसी आधार कार्ड ही वो मान्यता है। आप अगर नॉर्मली आधार कार्ड लेके जाते हो तो वो मान्यता नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस वन, ये मेरा वैसा है, प्रिंट आउट है। मैंने पीवीसी आधार कार्ड अभी अप्लाई नहीं किया है बिकॉज इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, 15-20 दिन का टाइम लग जाता, वो प्रिंट होके आता और कब मैं पासपोर्ट ऑफिस विजिट करता। तो एजेंट के हेल्प से मेरा ये हो गया कि विदाउट पीवीसी आधार कार्ड मेरा सारा काम हो गया और जल्दी मुझे डेट भी मिल गया और मुझे मेरा पासपोर्ट भी सून वो डिस्पैच हो गया था। प्रॉब्लम कहाँ पे आया था अब बात करते हैं। जब मैंने एजेंट का हेल्प लेके अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं सेकेंड टाइम जब विजिट किया वहाँ पे, तो मेरा एक और मैटर वही आधार कार्ड की वजह से उन्होंने सवाल किया कि पीवीसी आधार कार्ड इसमें मैंडेटरी है, बट एजेंट का कुछ अपना कनेक्शन था तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि मैं इनके थ्रू आया हूँ, तो उन्होंने वो चीज़ें डन कर दिया और मेरा स्पीड पोस्ट के थ्रू मेरा ये पासपोर्ट उन्होंने डिस्पैच कर दिया। मेरा सारा चीज़ तत्काल में था, तत्काल को उन्होंने नॉर्मल किया आधार कार्ड पासपोर्ट एजेंट ने, और तब भी मुझे नॉर्मल कैटेगरी में भी मुझे बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट दे के और मेरा स्पीड पोस्ट के थ्रू मेरा पासपोर्ट उन्होंने डिस्पैच करवा दिया। अब पड़ गया था बीच में होली, तो होली के दौरान जो चीज़ 7 दिन में आना था वो 10 दिन लग गए, बट वो प्रॉब्लम नहीं था। जब मुझे मेरा पासपोर्ट रिसीव हुआ तो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन उस समय भी नहीं आया था। फॉर एग्जांपल मैंने 7 तारीख का अपॉइंटमेंट लिया, 7 तारीख को मैंने विजिट किया, मेरा सारा पासपोर्ट का काम हो गया। अब मैं वापस जब घर आया तो तब तक मुझे ये मैसेज आ चुका था कि आपका फाइल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, और सेकेंड डे मेरा पासपोर्ट भी डिस्पैच कर गया था पासपोर्ट ऑफिस से, जो रिलीजन पासपोर्ट ऑफिस होता है वहाँ से मेरा पासपोर्ट डिस्पैच कर गया था। जब तक मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हो उससे पहले मुझे मेरा पासपोर्ट रिसीव हो गया था। और अब ट्रिक यहाँ पे क्या हुआ था, जब मेरा पासपोर्ट मुझे रिसीव हो गया और मैं ट्रैवल करने के लिए रेडी था, मैं निकल जाता, बट उसी दौरान मुझे पुलिस थाने से कॉल आया कि आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन आया है, तो आप एक बार थाने विजिट करो अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो अब ट्रिक आता है इसमें, जो पासपोर्ट ऑफिस में जो पुलिस स्टेशन में मुझे डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने थे, इसमें भी कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे ले जाने थे और जो मेरे पास नहीं थे उस समय। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरा पुराना पासपोर्ट और जो पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट शीट या फिर राशन कार्ड हो गया, फादर का आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें तो मेरे पास थी और मैं ले भी गया, लेकिन उन्होंने एक और डॉक्यूमेंटेशन मांग लिया जो कहते हैं परिवार नकल बोलते हैं एक तरीके से। वो तहसील से निकलता है, आपके नियर बाई जो भी तहसील पड़ता है तो वहाँ से आपको एक परिवार नकल बोलते हैं, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स के सारे नेम, एज ग्रुप, सारी चीज़ें मेंशन होती है। इससे ये प्रूव होता है कि ये बंदा या फिर जो भी मेम्बर्स है इस फैमिली में इतने मेम्बर्स हैं। वो पेपर डिसाइड करता है जो परिवार नकल होता है। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम ये था कि परिवार नकल तहसील से तो बनता है, बट उस समय ऑनलाइन हो चुका था। अब मुझे साइबर कैफ़े के थ्रू उस चीज़ को अप्लाई करके फिर मुझे वेट करना था, जो भी 6-7 दिन लग जाते हैं। इसमें मेरा अच्छा खासा कॉस्टिंग है, 1000 रुपये मैंने पे किया, तब मुझे वो 4 दिन के अंदर आया। जब तक मेरा परिवार नकल मेरे हाथ में आया तब तक मेरा पुलिस वेरिफिकेशन उन्होंने कर दिया था फेल। अब जब उन्होंने फेल कर दिया तो वो चीज़ें मैं जब भी अपने पासपोर्ट नंबर को डाल के पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट में डाल के जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे अभी कुछ भी पुलिस वेरिफिकेशन फेल नहीं दिखा रहा था, जबकि उन्होंने लगभग फेल किए हुए 3 से 4 दिन हो गया था। तो मैंने सोचा एक बार ट्रायल के लिए मैं ये करता हूँ कि मेरा मैं ऐसे कंट्री पे विज़िट करता हूँ जो कि वीज़ा ऑन अराइवल हो, जिसकी कॉस्टिंग कम लगे। तो मैं नेपाल विज़िट कर गया, ये कह के कि मैं नेपाल से थाईलैंड जाऊँगा, क्योंकि मैं थाईलैंड से नेपाल एक बार आ चुका हूँ। मुझे नियर बाई सस्ता टिकट पड़ रहा था तो मैं वहाँ से आ गया था। तो जब मैंने स्टैंपिंग वहाँ पे जाके करवाया तो मुझे स्टैंपिंग ईजिली मिल गया था वहाँ पे। ये मेरा नया पासपोर्ट है, ओके, ये मेरा नया पासपोर्ट है, ये मुझे स्टैंपिंग वहाँ पे मिल गया था इंडिया से डिपार्चर का और नेपाल का अराइवल का। अब ट्रिक क्या होता है कि मैं सोचा कि चलो पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो गया है, मैं एक बार ट्रैवल कर लेता हूँ, विद इन जब भी मैं वापस आऊँगा तो मैं पुलिस वेरिफिकेशन करवा लूँगा या जुगाड़ से कुछ करवा लूँगा। लेकिन इसमें कोई भी जुगाड़ नहीं चलता। इट मीन्स आप मैंने पैसे भी दिए उस समय पुलिस थाने में कि मेरा अगर ये डॉक्यूमेंटेशन है, सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे प्रॉपर है, बट परिवार नकल का जो प्रोसेस है वो विद 1 वीक लग जाता है और तब तक आप स्टे नहीं कर सकते हो, आपको रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट लगा के उन्होंने बोल दिया कि आप अगेन फिर से जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाए तो आप जाके पासपोर्ट ऑफिस से फिर से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन देना, तब यहाँ पे आएगा, तब हम वो चीज़ें ओके करेंगे। तो मैं तब तक स्टैंपिंग लगवा लिया था, बट कुछ टाइम बाद जब मैंने चेक किया कि मैंने ट्रैक किया अपने पासपोर्ट फाइल को डाल के पासपोर्ट सेवा केंद्र में, तो मुझे दिखाया कि पुलिस वेरिफिकेशन मेरा फेल हो चुका है। अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा
अदरवाइज अगर मैं ट्रैवल कर लेता तो मे भी मैं मतलब श्योर नहीं हूँ कि मैं नेपाल से ट्रैवल कर पाता। अगर ट्रैवल हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन नेपाल मेरे पासपोर्ट को नहीं रोकता। इंडिया में अगर मैं यहाँ से चढ़ता या फिर मैं ट्रैवल करता तो इंडिया में मुझे रोका जा सकता था। जबकि मैं अगर लीगली देखूँ तो पासपोर्ट के हिसाब से मैं नेपाल के अंदर एंटर कर चुका था, मैं बैठा था इंडिया में। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक बार ट्रैवल कर लेता हूँ। बट जब मैंने कुछ लोग से सजेशन दिया तो उन्होंने ये बताया, जब भी आप वापस आओगे, कभी भी 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब भी आप इंडिया लैंड करोगे वापस से तो आपके पासपोर्ट को सीज़ कर दिया जाएगा। जो पासपोर्ट या इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपका पासपोर्ट सीज़ कर लेगा, और आपके नियर जो आपका, जहाँ जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हो तो लखनऊ में आपका आरपीओ ऑफिस होता है, ओके, रीजन पासपोर्ट ऑफिस बोलते हैं उसको, जो कि लखनऊ। मैंने वहाँ पे 4 चक्कर लगाए तब जाके मेरे ये री पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। इसके लिए भी मैं अलग ब्लॉग डालूंगा। तो मैंने डर के मारे वापस क्या किया, मैंने वापस से नेपाल से डिपार्चर लेके इंडिया में अराइव किया। इट मीन्स मैं लीगली, कम से कम मैं लीगली इंडिया में आ जाऊँ। जब मेरा पासपोर्ट का ये काम हो गया तब मैं वापस से लखनऊ विजिट किया फर्स्ट टाइम विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अगर आप आरपीओ ऑफिस जाते हो तो विदाउट अपॉइंटमेंट आप अपना काम करवा सकते हो। बट पीएसके लाइक पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट बिना लिए आप नहीं जा सकते हो। और वहाँ पे अब मेरा कोई काम नहीं था क्योंकि पासपोर्ट मेरा डिस्पैच कर चुका था, मेरे पास आ गया था। तो पीएसके लाइक पासपोर्ट सेवा केंद्र से मेरा कोई अब काम नहीं है। जो भी अगर कुछ इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इशू आता है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन आपका फेल कर गया या कोई भी ऐसा नेम मिस्टेक कुछ भी इशू आता है, तो अब आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र कोई भी काम नहीं कर सकता। अब आता है जो आपके स्टेट के कैपिटल है, जैसे उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है तो वहाँ पे आरपीओ ऑफिस है। ऐसे अपने अपने स्टेट के अपने अपने कैपिटल है, वहाँ पे आप आरपीओ ऑफिस सर्च करोगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको विदाउट अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट लेके भी आप जा सकते हो। वहाँ पे जाके अपने एप्लीकेशंस को भरोगे, अपनी समस्या बताओगे, तो फिर वो वहाँ से री पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मुझे उन्होंने किया। अब इसमें भी क्या हुआ, मैं 4 दिन कैसे लखनऊ दौड़ा था। फर्स्ट टाइम मैं गया तो वहाँ विजिट करने और मैंने मैं टाइम से ही पहुँच गया था, सुबह पहुँच गया था। तो जो आरपीओ ऑफिस होता है वो 9:30 बजे ओपन हो जाता है। फिर आपको गेट में वॉचमैन फॉर्म देता है, फॉर्म देने के बाद आप फिलअप करते हो सारी चीज़ें, फिर अंदर जाके मतलब 2-3 बार मुझे जाना पड़ा तब जाके मेरा ये वर्क हुआ। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो अपने पासपोर्ट को या फिर रीशू करवा रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत ध्यान में देना कि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंटेशन कम होता है तो आप मिड में फंस जाते हो, ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। क्योंकि मैं इस चक्कर में बहुत दौड़ चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैंने दौड़ा, इनफैक्ट बहुत पैसे फालतू खर्च किए। मैं पुलिस वाले को मैंने सामने से ऑफ़र किया था पेमेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हो, इनफैक्ट सभी जानते हैं जो भी पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, एजेंट्स वगैरह कुछ भी हो गए, आपको पैसे भरने होते हैं। आप कितने भी सही हो, आप 100% श्योर रहोगे, मतलब सही रहोगे डॉक्यूमेंटेशन से, तो भी आपको पैसे देने होते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम भी पैसे दिए, सेकेंड टाइम भी पैसे दिए। अब सेकेंड टाइम में मेरा सारा काम हो चुका था। तो नियम जो नॉर्मली अगर मैं बताऊं चेंज हुए हैं, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आधार कार्ड का आपको पीवीसी आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको पीएसके में। अगर आपके पास फैमिली नकल, इट मीन्स परिवार नकल नहीं है, तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है पुलिस वेरिफिकेशन में। अभी प्रॉब्लम इतने सारे हो गए हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में ही अब आप ये सोचो कि अगर आप नॉर्मल आधार कार्ड कैरी कर रहे हो, गवर्नमेंट इशू कर रहा है ई आधार कार्ड या जो भी है, तो आप उसके थ्रू भी आप सारा वर्कआउट करते हो। बट प्रॉब्लम क्या, अभी गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं कि अगर आपके पास पीवीसी आधार कार्ड है तो ही आप पासपोर्ट ऑफिस में अपना जो भी वर्क करवा सकते हो तब करवा सकते हो। इसका कोई मेरे हिसाब से कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है और मतलब पैसे ही बर्बाद होते हैं इसमें। अगर ये चीज़ें उन लोगों को नहीं जानकारी है जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या फिर इमरजेंसी में अप्लाई कर रहे हैं कि चलो मुझे विद इन अ वीक मुझे ट्रैवल करना है, कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, उनके प्लान्स होते हैं, तो सुनने में ये आता है कि अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हो तो 7 दिन में आपको पासपोर्ट आपके पास आ जाता है, नॉर्मल में करते हो तो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो उनका तो वो सारी चीज़ तब भी वेस्ट हो जाएगा अगर उनको ये जानकारी नहीं रहेगा कि आधार कार्ड आपको पीवीसी चाहिए, परिवार नकल आपके पास होना चाहिए। ईसीआर नॉन ईसीआर का तो वो आपका अपना कैटेगरी है कि आप पढ़े लिखे हो, तो नॉन ईसीआर कैटेगरी में अपना 10th या 12th का मार्कशीट लगाओ। और सेकंड, बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों ऐसा कंपलसरी है, बट मेरे से नहीं मांगा गया था, रीइशू के टाइम मुझे नहीं मांगा गया था। बट मैंने उस टाइम मैंने देखा कि बहुत लोग से अकाउंट डिटेल्स मांगे जा रहे थे, वो डिजिटली वो नहीं दिखा सकते थे। इसमें भी क्या होता है कि आपको जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो आपको खुद बैंक में विजिट करके स्टेटमेंट निकाल के उस पर रियल स्टैम्प होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डिजिटल अकाउंट है, जैसे मैं कोई बैंक में मेरे पास अकाउंट नहीं है,
मैं DBS बैंक का अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें डिजिटल है। मैं बैंक में विजिट करके मैंने अकाउंट नहीं खुलवाया, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें मैंने डिजिटली की है। तो ऑनलाइन करने के बाद मतलब इट मीन्स मैं ब्रांच में जाकर निकाल सकता हूँ स्टेटमेंट, बट मैं ऑनलाइन ही निकाल के अपना काम करवा लेता हूँ। तो अगर मेरे से भी मांगा जाता तो हो सकता था मेरे साथ प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे एरिया में DCB बैंक करके कोई ऐसा बैंक नहीं है। हो सकता था मुझे लखनऊ जाना पड़े, हो सकता था मुझे दिल्ली जाना पड़े। इसमें ही मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरे जो DCB बैंक का एड्रेस था वो मेरा सब कुछ प्रॉपरली दिल्ली का था, और इसके लिए भी वो सवाल उठा सकते थे। अगर उन्हें काम नहीं करना है तो वो कुछ भी कर सकते थे। तो इस 2025 में अगर आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई करते हो तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि नियम कानून इतने चेंज हो गए हैं कि जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपके पैसे ही बर्बाद होंगे। अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में कि आपके कॉस्टिंग क्या आ जाता है अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो। तो अगर न्यू पासपोर्ट आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो 1500 की गवर्नमेंट फ़ीस होती है। खुद आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी है। आप psk.gov साइट पे आप जाके एक पहले अपनी आईडी बनाओगे, लाइक यूज़र आईडी क्रिएट और पासपोर्ट क्रिएट करोगे। उसके बाद आप नया एप्लीकेशन डाल के, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, मैंने खुद का ही किया था, मैंने एजेंट की हेल्प नहीं लिया था। मैं उस समय थाईलैंड में था, वहीं से मैंने अप्लाई कर लिया, ताकि जैसे मैं लैंड करूँ, मैं लैंड किया 25 तारीख को, 27 का मेरा अपॉइंटमेंट है। इट मीन्स मैं एक दिन रुक के मैं पासपोर्ट ऑफिस विजिट करने वाला था, बट मेरा काम तब भी नहीं हुआ, बहुत लंबा लग गया। तो ये नॉर्मल में आपका 1500 खर्चा जाता है। एजेंट को अगर पकड़ोगे 200 बोलेगा ऑनलाइन कराने का। और सेकंड, अगर आप तत्काल में करते हो तो तत्काल में 2000 फीस है। 2000 तो वो नॉर्मल फीस है, क्योंकि मैंने 60 पन्ने का करवाया था। और 2000 यहाँ पे करने के बाद जब आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करते हो तो वहाँ पे भी 2000 आपको देना होता है तत्काल फीस। तो ये लीगल फीस होता है, मैंने इसमें कोई इलीगल या फिर कोई एजेंट मनी या कुछ ऐसे मैंने इसका बात नहीं किया। ये लीगल मैंने फीस बताया। नॉर्मल का 1500 में हो जाता है, और अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हो 60 पेजेस का, तो 2000 ऑनलाइन करने का, और 2000 आपको जब पासपोर्ट ऑफिस आप विजिट करोगे, जब आपका बायोमेट्रिक होगा, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होंगी, तो उस समय आपको पे करना होता है। तो ये तो रहा पूरा फीस स्ट्रक्चर कि आपको कितना पेमेंट लग जाता है पासपोर्ट बनवाने में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ट्रैवल लाइक आपको अर्जेंट है तो आप तत्काल अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आराम से पासपोर्ट एज अ लाइक आपके लाइक ट्रिप वगैरह बहुत टाइम है, तो आप नॉर्मली 1 महीने का अगर आपका ड्यूरेशन है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करके अपना पासपोर्ट इशू करवा सकते हो। तो ये रहा मेरा लाइक जो एक्सपीरियंस था इस पासपोर्ट को रीइशू करवाने के लिए। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। मेरा जो ये पुराना पासपोर्ट है, ये रहा मेरा पुराना पासपोर्ट। मैंने जो भी कंट्रीज ट्रैवल किए इसमें सारे एज रिकॉर्ड हैं मेरे। अभी तक मैं कोई डिपोर्ट भी नहीं हुआ। मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री मतलब जो भी कंट्रीज़ है मैं अलग अलग वीडियोस पे बनाता रहता हूँ, जो जो कंट्री विजिट करता हूँ। तो ये रहा मेरा पुराना पासपोर्ट जो कि 30 पन्ने का ही था, और ये पूरा पीला भी पड़ चुका है, बहुत पुराना हो गया है। और ये रहा मेरा नया फ्रेश पासपोर्ट जो कि 60 पन्ने का है, और इसके पेजेस भी बहुत डिफरेंस हो गए हैं। अगर मैं देखूँ, इसके थोड़ा सा न्यू टाइप का हो गया। पहले के जो पेजेस थे उसमें लाइनिंग थे, ऐसे यूजुअल मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे लाइनिंग थे, इसमें 4 स्टेम्प्स लगते थे। अभी क्या हो गया, इसमें सिंपली प्लेन कर दिया इन्होंने, तो बहुत बढ़िया बना दिया है। बट क्वालिटी अगर मैं बताऊं तो कुछ खास नहीं इसका। पहले का जो मेरा क्वालिटी था अपने पासपोर्ट का तो बहुत बढ़िया था। अभी 10 साल हो गए इसको ट्रैवल करते हुए, इधर उधर कहाँ कहाँ मैंने ट्रैवल किया, तो अभी तक डैमेज भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत सेफली रखता हूँ अपने पासपोर्ट को। यही एक मेरा डॉक्यूमेंटेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसमें स्टैंपिंग वगैरह लगवाता हूँ या ट्रैवल करता हूँ। एज मेरे पास रिकॉर्ड्स पड़े रहते हैं। अभी ये मेरा नया पासपोर्ट है। अब देखते हैं ये कितने दिन में, या सॉरी दिन में नहीं, कितने सालों में ये चीज़ें फिलअप हो जाती हैं। अभी इसलिए मैंने 60 पन्ने का लगाया, क्योंकि मैं रेगुलरली क्या करता हूँ कि अगर मैं किसी कंट्री में लॉन्ग स्टे करता हूँ तो, और उसकी वीज़ा लाइक स्टे लिमिटेड रहता है, तो मैं नियर बाई कोई भी कंट्री में बस से ट्रैवल करके वापस से री एंटर कर जाता हूँ उस कंट्री में। इसके वजह से मेरे पास स्टैंपिंग्स वगैरह बहुत मुझे लाइक पासपोर्ट में जल्दी भर जाता है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पासपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वारी रहता है आप कमेंट करो, मैं मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगा मैं आप उस चीज़ को गाइड करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया अपने पासपोर्ट को रीइशू करवाने में। और बाकी PSK और RPO जो होता है इसके बारे में एक और अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा कि PSK में क्या वर्क होता है और RPO में क्या वर्क होता है, कौन किस तरीके से आप उसमें काम करवा सकते हो अपना, अगर कोई भी चीज़ें दिक्कत होती है। क्योंकि पासपोर्ट के लिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कभी कभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मेरे पासपोर्ट में, जो पुराने पासपोर्ट में है, मेरा सरनेम मैंने मेंशन नहीं किया। इट मीन्स मैंने फर्स्ट नेम में ही मेरा सरनेम मेंशन कर दिया था, प्रॉपरली पूरा नाम। लेकिन जब मैंने सेकेंड पासपोर्ट बनवाया तो उसमें मैंने
सरनेम और फर्स्ट नेम को मैंने सेपरेट कर दिया। बट ये कोई लाइक बड़ा डील नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। बट अगर कभी कभार होता है कि अगर आप पासपोर्ट बनवाते हो, कुछ मिस प्रिंट हो जाता है, तो उसके दौरान आप पीएसके में आप नहीं विजिट कर सकते, वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। जो भी काम होता है आपके स्टेट के कैपिटल के अंदर में आरपीओ ऑफिस होता है, आप कभी भी वहाँ विजिट करो, विदाउट अपॉइंटमेंट आप विजिट कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे आरपीओ ऑफिस के बारे में, उन्होंने मेंटरी ये कहा कि आप अपॉइंटमेंट लेके ही जाओ तो आपका काम होगा। बट मैंने अभी 4 बार वहाँ पे विजिट किया, मैंने एक बार भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, कि क्योंकि मैं अगर अपॉइंटमेंट लेता तो मुझे लगभग लगभग 25 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा था। और ये भी श्योर नहीं है कि फर्स्ट टाइम में मेरा वो चीज़ें काम हो जाता। तो इसके रिलेटेड भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होता है पासपोर्ट या ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके बारे में जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूँगा। बाकी थैंक यू।